इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है या आपका कोई भी इंटरव्यू राउंड है, जैसे कि इन्फोसिस हो गया, टीसीएस और अमेज़ॉन, कोई भी हो। अगर आपको कंस्ट्रेंट के बारे में नहीं पता है तो आपको कोड लिखने से पहले काफ़ी दिक्कत आएगी। क्या पता आपने कोड लिख दिया और फिर आपका कोड टाइम लिमिट एक्सीडेड दे रहा है, मतलब जो इस आपका कोड चल ही नहीं रहा, आपका कोड बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। अगर आपको कंस्ट्रेंट के बारे में नॉलेज है तो आपको पहले ही पता चल जाएगा, यार अगर मैं इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से ज़्यादा का कोड अगर लिखता हूँ तो मुझे पहले ही पता है कि हाँ भाई टीएलई आने वाली है, तो मैं इससे ट्राई करूँगा कि ऑप्टिमाइज़ कोड लिखने की कोशिश करूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको कंस्ट्रेंट बता देती है। वैसे पहले से मेरे चैनल पे कंस्ट्रेंट के बारे में वीडियो ऑलरेडी है, लेकिन उसमें क्या एंगल की दिक्कत आ गई थी कैमरे की, तो फिर मैं फिर से सही एंगल से बना रहा हूँ और इसमें काफ़ी सारी नई चीज़ें बताऊँगा, तो पूरी वीडियो देखिएगा। तो कंस्ट्रेंट के बारे में देखते हैं। तो कंस्ट्रेंट में सबसे पहले आपको, अगर कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो कोड सेफ कोड फोर्सेस पे, तो आपको सबसे पहले गिवन होगा, ये कंस्ट्रेंट्स गिवन होंगे। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको एक साइज़ ऑफ द एरे है 1 से लेकर 10⁸ तक हो सकती है मान लो, और एरे के जो एलिमेंट्स होंगे वो 10⁹ तक हो सकते हैं 1 से। तो पहले तो इससे हमें ये पता चल गया कि भाई एरे के एलिमेंट जो है 1 से लेकर 10⁹ है, मतलब अपन जो डेटा टाइप अपन लेंगे वो इंटीजर से काम चल जाएगा। तो अगर इससे ये पता चल जाएगा, मान लो यार 10⁹ की जगह 10⁻12 होता तो अपन को लॉन्ग लेना पड़ता है, इंट से काम नहीं चलेगा। तो कंस्ट्रेंट देख के ये हमें आइडिया लगेगा। कभी कभी क्या होता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, आपने इंट ले लिया, आपका चला ही नहीं, और जबकि आपका पूरा कोड सही था, आपको सिर्फ लॉन्ग लिखना था। तो वो चीज़ें इससे आप पता कर सकते हैं कि नेगेटिव ले सकते हैं या नहीं ले सकते, वो सारी चीज़ें यहाँ पता चल जाती है। अब हम देखते हैं साइज़ ऑफ द एरे। जैसे मान लो कि यहाँ पे एन की वैल्यू जो है 1 से लेकर 10⁸ तक हो सकती है। मान लो आपको एक एरे गिवन होगी, इसकी जो साइज़ है वो सबसे कम से कम हो सकती है 1 और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है 10⁸। तो सारा खेल इसी चीज़ का है कि ये साइज़ ऑफ द एरे पे डिपेंड कर रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब मान लो कि आपको, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको मान लो मैंने लिखा है b=b+2, तो ये कितना टाइम लेगा, तो ये एक ऑर्डर ऑफ 1, मतलब कांस्टेंट टाइम लेगा ये। मतलब अगर ये कुछ ज़्यादा टाइम भी ले रहा है मतलब, लेकिन ये कांस्टेंट होगा तो हम इसे ऑर्डर ऑफ 1 ही लिखते हैं हमेशा। तो मान लो कि हम इसी चीज़ को, अगर मैं एक फॉर लूप लगा दूँ जिसमें i=1 से लेके i<n और i++, इसमें एक फॉर लूप लगा दिया और इसमें ये चीज़ लिख दी b=b+2। अब ये कितना टाइम लेगा, अब ये जो फॉर लूप लगा दिया तो ये लेगा ऑर्डर ऑफ n टाइम। तो ऑर्डर ऑफ n टाइम जब लेगा तो अब ये ही कांस्टेंट ऑपरेशन n बार परफॉर्म हो रहा है, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ n। और यही मान लो मैं ऐसे 2 फॉर लूप लगा दूँ, पहला एक फॉर लूप लगा दूँ उसके अंदर j का फॉर लूप लगा दूँ, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n²। अब जैसे कि मान लो कि आपको n जो है आपका 10⁸ दे रखा है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ आप ऑर्डर ऑफ n है, मतलब 10⁸ ऑपरेशंस आप कर रहे हैं। और एक बात बता दूँ सबसे मेन, कि एक कोई भी जो आपका जो ऑनलाइन जो जजेस होते हैं, मतलब कि कोड फोर्सेस कोड शेफ के, मैक्सिमम उनमें आपको 10⁸ आप अलाउ होता है आपको ऑपरेशंस पर सेकंड। तो आप इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। तो मतलब कि आपको अगर मान लो n² अप्रोच है तो 10⁸ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10⁸ का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻16। तो ये नहीं चलेगा, इससे कम होना चाहिए 10⁸ से। मतलब मान लो आपको उसमें 1 सेकंड दे रखा है, 2 सेकंड दे रखा है, जैसे 2 सेकंड दे रखा है तो 2 × 10⁸ से कम होना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं दे रखा है 1 सेकंड वगैरह, तो आप उसको 1 मान लेना। तो इसके बारे में आपको मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ अब, कि आप पहले ही कैसे पता कर सकते हैं। जैसे एक तो आपने पूरा कोड लिख दिया, अब उसके बाद जाके आपको पता चला यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली इस कोड की, तो जैसे मान लो ये पूरा कोड लिख दिया, फिर आपने देखा अच्छा इसका तो ऑर्डर ऑफ n है, लेकिन मुझे तो log n में ही लिखना था, क्योंकि बाद में आपको पता चला टीएलई आ रही, फिर आप ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो। इससे अच्छा आपको क्या होगा कि आप पहले ही, आपको अगर हर चीज़ पता है कि हाँ यार इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे log n में ही लिखना होगा क्योंकि इसका कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है, तो फिर मैं पहले ही कोशिश करूँगा कि इसको log n में लाऊं, बाइनरी सर्च लगाने की कोशिश करूँ, या ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करूँ जिससे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए इसकी ऑर्डर ऑफ n से।
तो ये चीज़ें आपको कैसे पता चलेगी, वो सारा खेल ही है इसका। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसका आइडिया देता हूँ। जैसे अगर मान लो आपको कंस्ट्रेंट्स में 10⁻18 दे रखी है साइज़, तो 10⁻18 दे रखी, तो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n से ज़्यादा नहीं लगा सकते। अगर आप log n से ज़्यादा लगाएंगे तो आपको टाइम लिमिट एक्सीडेड आ जाएगा, मतलब कि TLE आ जाएगी आपको प्रोग्राम, और आपका रन नहीं होगा। इसमें क्या होता है ना, जैसे अगर मैं पहले आपको बताऊं, तो इसमें क्या होता है, ऑनलाइन जजेस में क्या होता है, आप जब आपका कोड लिखते हो तो वो क्या करता है, आपका टेस्ट केसेस पे चलाता है, उनके जो इनबिल्ट टेस्ट केसेस लगा रखे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो आपका पहला टेस्ट केस पास, दूसरा पास, तीसरा पास, लेकिन जैसे ही चौथा आया उसमें एन की वैल्यू मान लो बहुत ज़्यादा बड़ी दे दी उन्होंने। जैसे कि मान लो पहले के लिए एन की वैल्यू 1 के लिए चलाया उन्होंने, तो आपका चल जाए मान लो कोड एन की वैल्यू 2 के लिए चल गया। अब उन्होंने एन की वैल्यू ले ली 10⁻18, लेकिन आपका कोड था ऑर्डर ऑफ एन में। 10⁻18 मतलब 10⁻8 से आप ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन आपका ऑर्डर ऑफ एन है, मतलब 10⁻18 लग गया टाइम। तो ये तो बहुत दिक्कत हो गई। तो इसलिए क्या होता है, आपका वो बोलता है रनिंग ऑन प्रीटेस्ट 1 2, और फिर आपका टाइम लिमिट एक्सीड आ जाता है। तो ये इसीलिए आता है क्योंकि आपने कोड को ऑप्टिमाइज वे में नहीं लिखा है। तो ऑप्टिमाइज वे में लिखने के लिए आप ये टेबल को रेफ़र कर सकते हैं, और आप खुद से भी एक बार ट्राई करके देखें इस टेबल को। जैसे कि 10⁻18 है, तो log n से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। मान लो 10⁻8 है, तो आप ऑर्डर ऑफ n में काम चल जाएगा आपका। इससे कम कम होगा तो चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10⁻4 है तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, मतलब 10⁻4 का स्क्वायर कर लो तो 10⁻8, तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर चल जाएगा। 10⁻6 है मान लो, तो n log n में काम चल जाएगा, मतलब सॉर्टिंग वगैरह लग सकती है ना। तो इस टाइप की चीज़ें आप लगा सकते हो, है ना। तो जैसे कि 500 है, तो मान लो 500 का आप क्यूब कर दो, ऑर्डर ऑफ एन, मतलब इसका क्यूब कर दोगे तो ये 10⁻8 के अंदर ही आएगा। तो वो ट्राई कर सकते हो आप। अगर मान लो आपका 85 से 90 है, तो आप n⁻4 से काम चल जाएगा। मान लो कि आपका ये है 20, तो क्या होगा 2n, मतलब आप एक्सपोनेंशियल जो भी आपकी एल्गो है, एक्सपोनेंशियली एल्गो लिख सकते हो। इसका मतलब क्या होगा, ये साफ साफ बता रहा है कि भाई तू रिकर्जन यूज़ कर सकता है। रिकर्जन जो है आप इसमें यूज़ कर सकते हो। रिकर्जन की कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑफ जो है ये एक्सपोनेंशियल होती है। तो आप यहाँ इससे ये आइडिया आप पहले ही लगा सकते हो। मान लो कि आपको जैसे log n, आपको पता चला यार इसमें तो log n है, तो आप क्या कहोगे, यार बाइनरी सर्च लगेगी इसमें, तो मतलब काफ़ी हाई चांस है। और भी जो log n की एल्गोज होती है वो लगाने की आप कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लो अभी आपको 11 दे रखा है, अब यार ये तो n बहुत छोटा है, तो आपको पता चला यार इसमें तो फैक्टोरियल अप्रोच भी लग सकती है, वरना फैक्टोरियल अप्रोच बहुत मतलब हाई कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो जनरली यूज़ में नहीं आती। लेकिन अगर आपको पता है कंस्ट्रेंट 11 है, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो कि फैक्टोरियल अप्रोच लगा के देखो। तो ज़्यादातर आपको क्या होगा ना कि आपको ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस टेबल का। तो आई होप आपने ले लिया होगा। तो ऐसे ही क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपको पहले से ही पता है, तो कि भाई कि मेरे को n log n से नीचे ही लिखना होगा कोड, तो उससे क्या होता है कि आपको काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है आपके लिए। और बाकी तो आप इस एक बार मैंने अभी ये लिखा है, तो आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार मुझे बता के बताओ कमेंट सेक्शन में कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। इस वाले जो ब्लॉग में लिखा हुआ है मैंने, एक बार वीडियो देखे आप। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, आपको लग रहा होगा यार ऑर्डर ऑफ एन होगी, काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे ऑर्डर ऑफ एन होगी, लेकिन क्या है इसमें देखो i = 1 से लेके n i++, जैसे i की वैल्यू 1 हुई, ये पहली बार में ही लूप से ब्रेक हो गया और बाहर आ गया। तो मतलब ये लूप n बार नहीं चला, ये सिर्फ एक बार चला, मतलब ऑर्डर ऑफ 1। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आप ढंग से कैलकुलेट करें, ऐसा नहीं होता कि हर बार जो दिख रहा होता है वही होता है। और बाकी आप जैसे मान लो कि किसी क्वेश्चन में 2 पॉइंटर्स एल्गो से काम हो रहा है, मान लो कि आपको पहले लग रहा था यार इसमें ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर तो लगेगा ही लगेगा, या n log n, मान लो एरे सॉर्टेड दे रखी है, तो फिर आप 2 पॉइंटर्स एल्गोरिदम से भी काम हो रहा है, तो फिर वो 2 पॉइंटर्स एल्गोरिदम तो ऑर्डर ऑफ n में ही चल जाएगी। जैसे कि 2 सम क्वेश्चन होता है जिसमें 2 एलिमेंट्स होंगे जिनका सम जो है गिवन सम आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो चीज़ आपको बतानी है। तो ऐसे ही काफ़ी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि प्रायोरिटी क्यू हो गई, तो आप प्रायोरिटी क्यू का भी आप यूज़ करके कोड को जैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोशिश करें कि कंस्ट्रेंट के बारे में आपको पूरा नॉलेज होगा अगर,
तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है। कोडिंग राउंड जो कंपनीज़ के होते हैं उनमें भी कंस्ट्रेंट गिवन होते हैं, तो वहाँ पे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, जो इंटरव्यूअर है वो मुझसे लगभग इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कोड लिखने की वो कर रहा है। अब आप सोचोगे कि यार मैं तो ब्रूट फोर्स लिख दूंगा, तो मैक्सिमम केसेस पे आपका एक भी टेस्ट केस पास नहीं होगा और आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाले। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना कि हाँ वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट करके बताना कैसे लगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। थैंक यू, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।